बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 9 जनवरी है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है, एक्सक्लूसिव की नशिस्त है। कराची के मनाजिर आपको दिखाएंगे। इस वक्त ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। कराची ने आज हक अदा किया, अवाम की एक बड़ी तादाद बाहर निकली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया सुहेल अफरीदी को, और सुहेल अफरीदी इस वक्त कराची की सड़कों पर आवाम की क़यादत में इस वक्त लीड कर रहे हैं। ये मनाज़िर भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर लाहौर में स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, अचकज़ई साहब इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हैदराबाद की बार ने एक ऑर्डर जारी किया है। ये ऑर्डर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर बलूचिस्तान से कुछ खबरें भी शामिल करेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर दफ़ा 804 लग गई है। 3 मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, लाहौर, कराची और फिर बलूचिस्तान का एक शहर, जहां पर अवाम की एक बड़ी तादाद इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर आपको नज़र आएगी। और फिर अलीमा खान ने जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से, और अलीमा खान को इस पे ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात नहीं चाहती, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल, क्योंकि आज उन्होंने खुद से इसका जवाब दिया, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो डॉक्यूमेंट्री वो अपलोड हो गई है जी, मैंने खुद इसको मेक श्योर किया, और इस वक्त स्क्रीन के ऊपर इसका एक टीज़र भी चल रहा है, जाकर देखें, हिस्सा बने इस प्रोजेक्ट का और सपोर्ट करें इरफान हाशमी टॉक्स को। दोस्तों, खबर यह है कि कराची की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने एक टास्क दिया कि जाओ, जाकर पाकिस्तान की आवाम को जगाओ, मोबिलाइज करो, एक बड़ी तहरीक की तैयारी करो। सुहेल अफरीदी ने ना सिर्फ इस आवाम को जगाया, बल्कि अब ये कंट्रोल सुहेल अफरीदी से निकल कर आवाम के पास आ गया। इमरान खान को यकीन था कि 8 फरवरी को जिस कौम ने इमरान खान को मायूस नहीं किया, जब वो ख़त आवाम के सामने लहराया गया तो आवाम बाहर निकली अपनी खुददारी के लिए, कौमी सालमियत के लिए, अपने कौमी तशख़्ख़ुस के लिए। तो आज वो कौम दोबारा इमरान खान को मायूस नहीं करेगी, बल्कि निकलेगी। कराची के सर जो मनाजिर इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जितनी सड़कें एयरपोर्ट की जानिब जो रास्ते जाते हैं, इन तमाम सड़कों के ऊपर दफ़ा 804 लग चुकी है। आवाम की एक बड़ी तादाद सुहेल अफरीदी को देखने के लिए बाहर निकली है, और इसमें सारा क्रेडिट जो है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल अफरीदी और आवाम को जाता है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये रास्ते खोले, किसी किस्म की रुकावट उन्होंने नहीं खड़ी की, और पाकिस्तान की जमहूरियत को एक मौका दिया कि वो अपना फ़ैसला सुनाए, आवाम को एक मौका दिया कि आवाम खुद से अपनी तकदीर का फ़ैसला कर सके। आज जो सारा दिन चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, मैं इसकी एक टाइमलाइन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दिन का आगाज़ ही कुछ अच्छा नहीं था। सुहेल अफरीदी जो है वो निकले, जब पेशावर से और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एयर ब्लू, जिस फ़्लाइट से इन्होंने सफ़र करना था कराची, उसकी फ़्लाइट को लेट कर दिया गया। इससे पहले भी ये हो चुका है, जब पंजाब में वो काफ़िले, वो शख्सियात जो सिंध से आ रही थी, उन्होंने पंजाब आना था या KPK जाना था, तो उनको रोका गया और एयर ब्लू की जो फ़्लाइट है उसको जानबूझकर डिले कर दिया जाता है। सर, खबर अब ये आई है कि उन्होंने 30 के करीब ऐसे लोग थे जिनको रोका है एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और शफी जान को 3 सीटें मिली PIA में, और फिर वो पहुंच जाते हैं कराची। अब कराची के मनाजिर क्या थे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप KPK के अंदर सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, और जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया गया। सईद गनी साहब जो हैं, हम उन पर अक्सर तनकीद करते हैं, और पिछले दिनों उनकी एक वीडियो एक मॉल से वायरल भी हुई, जहाँ पर एक बंदे ने उनको रोक कर पूछा था कि तुमने मेरे कराची का क्या हल कर दिया। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि क्रेडिट सईद गनी और उनकी जमात को ज़रूर जाता है कि उन्होंने सुहेल अफरीदी को ना सिर्फ अजरक टोपी पहनाई, बल्कि उनका इस्तकबाल किया और उनको इज़्ज़त दी है। और ये इज़्ज़त सुहेल अफरीदी को नहीं मिली, बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की आवाम को मिली है, उस मैंडेट को मिली, उस जमहूरियत को मिली जो पाकिस्तान में कोशिश कर रही है, हाथ पाँव मार रही है कि किसी तरह ये इक़्तिदार की कुर्सी जो है वो पाकिस्तान की आवाम को मिल जाए, और इन तमाम चोरों, लुटेरों, वडेरों, सरदारों से इस कुर्सी को छीनना है। दोस्तों, सुहेल अफरीदी का कराची में आकर जो इस्तकबाल हुआ है, आपको एक लम्हे के लिए ऐसा लगेगा कि इमरान खान बाहर आ गया है। आपको एक लम्हे के लिए ऐसा लगेगा कि एक मकबूल शख्सियत, उसका इंतज़ार पाकिस्तान की आवाम कर रही थी, और उन्होंने जैसा वेलकम किया, ऐसा मनाजिर आपको शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले ज़रूर सोचते होंगे कि शायद हमें भी काश ऐसा इस्तकबाल मिले जब हम इस एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। तो एक दूसरे सूबे में जाकर
سہیل افریدی کا اس طرح کا استقبال پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا نکلنا یقیناً یہ ایک جمہوریت کی فتح ہے، اور یہ ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی بھی بج گئی ہے ان لوگوں کے لیے۔ صوبہ آپ کا، سرکار آپ کی، لیکن عوام آپ کی نہیں ہے، اور عوام جس تعداد میں باہر نکلی ہے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں جو اس وقت سکرین پہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے جی کہ ان کو چلائیں، اور بڑی محنت کے ساتھ ٹیم نے اس کو اکٹھا کیا، اور ان ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد سہیل افریدی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ لابی میں جہاں پر پہلے سے لوگ موجود تھے، انہوں نے سہیل افریدی کے ساتھ تصویریں بنوائی، اور عوامی لیڈر کیسے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کلاسز ان تمام لوگوں کو سہیل افریدی سے لینی چاہیے، خاص طور پہ مریم نواز کو، جو اپنے پروٹوکول میں میرا ہمارا کے اس گردان سے باہر نہیں نکلتی۔ اچھا، سہیل افریدی جہاں بھی جا رہا ہے نا، تو لوگوں کی، چاہے وہ یونیفارم میں ہے اور بغیر یونیفارم کے، کوئی مسافر ہے، کوئی عام پاکستانی ہے، کوئی بھی ہے نا، اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ سہیل افریدی کے ساتھ جو ہے ایک تصویر بنائے، کیونکہ یہ پاپولر اوپینین ہے پاکستان کی عوام کا۔ وہ جمہوریت جسے آپ بار بار جیلوں میں بند کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام نے سر فیصلہ سنا دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ یہ ویڈیوز چلیں، اور میں اس کے اوپر جو یہ ویڈیوز کی حقیقت ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہم شیئر کریں، اور کمنٹری بھی اپنی جاری رکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل افریدی آ رہے ہیں جی، اور ان کے ہمراہ لیفٹ رائٹ پہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، اور ایک تصویر بڑی امپورٹنٹ تھی، جب وہ گیٹ سے باہر آ رہے تھے تو دو ایسے لوگ عملے کے، غالباً پی اے کے یا یہ وہاں کا جو سٹاف ہے، انہوں نے روک کر جو ہے وہ تصویر سہیل افریدی سے بنائی۔ تو سر اس سے زیادہ محبت آپ کو کہاں ملے گی، اور عوام کا یہ فیصلہ ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب کو جی کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے ایک موبلائزیشن عوام کی بڑی تعداد میں وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کئی گھنٹے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عوام نے ان کا انتظار کیا، اور حد نظر لوگ تھے۔ اب یہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں سیکیورٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ سیکیورٹی ہے جو عام سیکیورٹی نہیں ہے، یہ خاص سیکیورٹی ہے۔ تو یہ بھی ایک پیغام تھا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، میں نے آپ کو 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، خاص طور پہ مریم نواز کی حکومت کا پنجاب میں ہاتھ ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ گراؤنڈ جو ہے تحریک انصاف کو، سہیل افریدی کو، یا پھر اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا جائے۔ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سر کوئی ہاتھ ہوتا، 2 روز پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، تو آج یہ منظر نامہ آپ کو دیکھنے کو نہ ملتا۔ یہ جو عوام آپ کو سڑکوں میں نظر آ رہی ہے، سہیل افریدی کا گاڑی پہ چڑھ کر عمران احمد خان نیازی کے جو نعرے لگ رہے ہیں، اور کراچی نے اپنا فیصلہ سنایا، سہیل آیا ہے، عمران خان آیا ہے، یہ جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ نعرے کبھی آپ کو سننے کو نہ ملتے، یہ منظر آپ کو دیکھنے کو نہ ملتا۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ بینرز لگے ہوئے ہیں۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں لاہور کی کسی سڑک پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے جانے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح ریڈ زون ہوتا ہے، نو گو ایریا آپ لوگوں نے بنا دیا، لیکن بینرز لگا کر عمران خان کی تصویریں کراچی کی شاہراہوں پر لگی ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد۔ دیکھیں یہ ایک جو منظر ہے نا، ایک تو ایک گھٹن کا ماحول بھی تھا، یہ بھی اس میں بہت اہم چیز ہے۔ ایک گھٹن کے ماحول میں لوگوں کو اظہار کا کوئی نہ کوئی میڈیم چاہیے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب وہ میڈیم آہستہ آہستہ بنتی جا رہی۔ پہلے تو 8 فروری عوام نے اپنا فیصلہ سنایا، لیکن اب یہ جو گھٹن کا ماحول ہے اور اس حکومت کی وجہ سے ہے، اب لوگ اپنے آپ کو، چاہے آپ نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں۔ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں نا، کیا ہو یار سہیل افریدی کے پاس چلتے ہیں۔ کیا کبھی مریم اس طرح سے عوام کے درمیان جا سکتی ہے؟ جائے گی، بالکل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ان کا اپنا رینٹ کراؤڈ چلے گا۔ ماضی میں فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ ایک درخواست تھی کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، اور آج یقیناً آپ کے پاس بہت سارے دھڑے ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ عوام میں جا کر اس طرح سے عوامی انداز میں لوگوں سے ملنے کی میرا خیال ہے کہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے، نہ ہی آپ میں یہ کوالٹیز ہیں اور نہ ہی آپ کے اندر یہ جرت ہے۔ تو خبردار آپ نے عوام میں گئے، چونکہ عوام نے پھر آپ کو پکڑ لینا ہے، اور آپ سے پھر سوال کیا جائے گا مہنگائی کا، آپ سے سوال کیا جائے گا ان مافیاز کا، آپ سے سوال کیا جائے گا ان لوگوں کا جن کا خون آپ پنجاب کی سڑکوں پر ناحق بہا کر کہتے ہیں کہ ان مافیاز کو جو ہے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ سر یہ سوال اس دنیا میں بھی ہوگا، اگلے جہان میں بھی ہوگا، اور جو عدالتیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی، اور آپ ماورائے عدالت جو اس وقت قتل پنجاب کے اندر کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے پنجاب کے اندر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر فیصلے چوراہوں میں اور ویرانوں میں کرنے شروع کر دیے، اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہے، اور عوام کبھی بھی ان فیصلوں کو، یہ کوئی پاپولر فیصلے نہیں ہیں۔ جب آپ کسی چور
डकैत को कहीं पर इस तरह मुकाबले में पार करते हैं तो एक नफरत आपके खिलाफ फैलती है। अगर अदालतों में प्रोसिक्यूशन तगड़ी हो और इनको इंसाफ बर वक्त मिल जाए उन लोगों को जो डसे होते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे माफियाज के, तो कभी भी लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। लेकिन ऐसे फैसले कभी भी आपको पॉपुलर नहीं करेंगे, बल्कि आपके खिलाफ ये फैसले वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। मरीम नवाज़ की शायद पहली हुकूमत थी, इनके अंकल्स ने भी इन्हें बताया कि ये जो तुम काम बेटा कर रही हो ये कुछ ठीक नहीं है और इसकी एक भारी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। और मरीम नवाज़ ने ऐसे कांटे अपने रास्ते में बिछा दिए हैं जिनको अब कई साल लग जाएंगे, आप चुन नहीं पाएंगे। लेकिन ये आपके अपने फैसले हैं। आप जो अवाम का फैसला है वो आपको कराची में नज़र आ रहा है। देखें, गाड़ी पे सोहेल अफरीदी लोगों के साथ सेल्फियां बना रहा है। देखें ये जो मनाजिर है ना सोहेल अफरीदी के, शाहिद खट्टक एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी जो उनके साथ साथ चल रही है, गाड़ी पे भाई बैठा हुआ है और लोग अपने कैमरे देकर सेल्फी बनाना एक एजाज समझते हैं। क्या मरीम के साथ ऐसी तस्वीरें आपको मिलेंगी पाकिस्तान की आवाम की? कभी नहीं मिलेंगी। तो सोहेल अफरीदी का सर एक दौरा इंतहाई कामयाब था और उसका रुक रुक कर काफिले से बाहर गाड़ी पर चढ़कर नारे लगाना इमरान खान जिंदाबाद के, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत है। एक बहुत ही कामयाब रैली, एक बहुत ही कामयाब, अभी तो सर पार्टी शुरू हुई है, अभी तो रैली थी, अभी तो इस्तकबाल, अभी रैली की कॉल नहीं आई। लेकिन जो सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल हुआ है, इससे मेरा ख्याल है कि हुकूमत और बाकी लोगों को ज़रूर एक धचका पहुंचा होगा कि यार हम किस जमात को कह बैठे हैं, इजाज़त दे बैठे हैं, काश हम इनको रोक लेते तो आज कराची की सड़कों पे हमें ये मंजर देखने को ना मिलता। बंद कमरों में सर इस वक्त मीटिंग हो रही है। MQM वाले कहते हैं कि दहशतगर्द, जमात इस्लामी वाले दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं। अच्छा, जो भी इस मुल्क में अवाम का मुकाबला नहीं कर सकता और मकबूलियत का तोड़ जिसके पास नहीं होता ना, ये एक ख़ास किस्म का सर्टिफिकेट है जो जारी किया जाता है। आप किसी को भी गद्दार वतन डिक्लेयर कर दें, आप किसी को भी कहें कि जमहूरियत के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, ये सबसे आसान तरीका होता है किसी को भी गद्दार डिक्लेयर करने का। लेकिन सवाल करने की इजाज़त नहीं है, पूछने की इजाज़त नहीं है। और MQM कहती है कि गद्दार वतन कौन है? अपने माजी में झांक कर देखो, अपने ये जो आपका जो जद्द अमजद था उससे पूछें कि MQM ने कराची के अंदर किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद किया। लोग अपने प्यारों की राह जो है वो आज भी तक रहे हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उनकी लाशें घर पहुंची, बोरी बंद लाशें, जिनके सर नहीं थे, जिनके हाथ पांव नहीं थे, जिनको तशद्दुद करके मारा गया। सर ये आप लोगों का कल्चर है और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में दीगर जमातें जो हैं वो गद्दार हैं। खुदा के लिए इस गद्दारी के ये जो टैग और सर्टिफिकेट आप बांधते हैं इससे आप बाहर निकलें और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हो, नहीं तो फिर आपको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। आज कराची में सोहेल अफरीदी, कभी देखें कराची का तो नहीं है ना वो, ना ही कराची में उसने हल्के में किसी में जाके इलेक्शन लड़ना है, ना ही वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उसका ताल्लुक है, ना ही वो कराची में, मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो, ये मेरी एक असेसमेंट है कि कराची में शायद सोहेल अफरीदी ज़िंदगी में एक दो दफ़ा ही ये भाई गया होगा। लेकिन इसके बावजूद आवाम क्यों निकली है? चूँकि वो एक नज़रिए को लेकर चल रहा है जो यकीनन पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के पास नहीं है। मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ और फिर हम अलीमा खान और लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो भी आपको मंजर दिखाएंगे। इजलास में फ़ैसला किया गया कि सोहेल अफरीदी को इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इजलास होता है और उसके बाद अब मज़ार कायद का कंट्रोल संभाल लिया गया है और वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद को जमा करना एक टास्क है। मेरा ख्याल है कि इस मंजर के बाद आवाम निकलेगी और इतवार को ज़रूर पहुँचेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में और लोगों का ये जो एक माहौल बना हुआ, एक फेस्टिविटी आपको कराची के आवाम को मिल गई, उन्हें आज़ादी इजहार का एक तरीक़ाकार मिल गया और यकीनन लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। दोस्तों को ये खबर दें कि अलीमा खान इस तहरीक के हवाले से जो कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही थी उनका बाकायदा तौर पे एक पैगाम भी आ गया और वो लोग जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे धड़े हैं, अलीमा खान मुज़ाकरात के नाम पर अचकज़ई या बाकी लोगों के साथ एक पेज पर नहीं है। आज उन्होंने खुलकर बात कर दी, वो गुफ्तगू जिसे छुपाया जाता रहा हुकूमत की तरफ से या मानने से इनकार किया गया। अलीमा खान ये कहती हैं कि अचकज़ई साहब ने मुझे कहा कि बीबी बात ये है कि अगर तमाम ऑप्शंस बंद हो गए, आप अदालतों में जाते हैं, यहाँ पे अडयाला के बाहर आप कई कई घंटे गुजार कर वापस चले जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती और इमरान खान का मामला आगे नहीं बढ़ रहा, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर हमें करना क्या है? तो उन्होंने एक जुमला कहा कि फिर हमारे पास एक ही हल है कि हम पाकिस्तान को बंद कर दें, तमाम शहरों को बंद कर दें, सड़कों को ब्लॉक कर दें और 8 फरवरी उसके लिए बेहतरीन दिन है। एक दफ़ा प्रेशर डाला जाए इस हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान में इस हुकूमत को लाने वालों के ऊपर, ताकि वो बैठकर आपसे बात करें और इमरान खान की रिहाई का एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।
300 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए। अब कैद तन्हाई में इमरान खान को रखा हुआ है, अंदर क्या हालात हैं, क्या इमरान खान की सिचुएशन है, ये किसी को मालूम नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर अलीमा खान की गुफ्तगू है, वो ये कहती है कि आज इन्होंने हमारे वारंट जारी किए और पता ही चला है कि जज साहब खुद छुट्टी पर चले गए, हमने पीर तक की मोहलत मांगी थी लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। इमरान खान कैद तन्हाई में है, हमें नहीं मालूम कि वो किस हाल में है। हुकूमत अदालती अहकामात को मानने को तैयार नहीं, हमारे पास कोई फोरम मौजूद नहीं जहां जाकर हम अपना केस रखें। अलीमा खान ये भी कहती हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान का केस इसलिए नहीं लग रहा ताकि उनकी जमानत ना हो जाए। देखिए, जमानत तो होनी है, आप कब तक इसको रोकेंगे? नवाज शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से डील करके मुल्क से राह फरार इख्तियार की और अपने केस के ऊपर ना फुल स्टॉप लगा दिया, सजा पे फुल स्टॉप लग गया। जब वो वापस आए तो उनकी अपील जो लग गई। पाकिस्तान मुस्लिम नून वाले जो एक तरह से डंडी मारते हैं कि देखें, हमारी अपील भी तो कई सालों के बाद लगी थी, आपकी अपील कई सालों के बाद आपकी मर्जी से लगी थी, आपकी मर्जी के जज के सामने लगी थी, आपकी मर्जी के डिक्टेटर ने फैसला दिया, आमिर ने फैसला दिया, जनरल ने फैसला दिया, आपके साथ मिलकर डील की और फिर पाकिस्तान की अदालतें खुद चलकर आपके पास आई। उसमें पाकिस्तान की अदालतों का कोई मसला नहीं। और ये जितनी भी सजाएं थी, अगर आप 200 इनको उठाकर देखें तो इन सजाओं के अंदर जो नवाज शरीफ साहब है, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको रिलीफ जो है वो दिया गया है। मेरिट पर कभी ये केस जो है वो चलाया नहीं गया। अगर ये मेरिट पर ये केस चलता तो शायद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो मुख्तलिफ होते। आप इनकी जितनी भी सजाएं या जितने भी इलेक्शन के हवाले से जो इनकी पिटीशन है, आप इनको उठाकर देखें, आपको एक ही चीज़ नजर आएगी कि केसेस टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इन्होंने ख़त्म करवाए। नैब अपील करने नहीं जाता और नैब कहता है जी कि हम कौन होते हैं इतराज़ करने वाले, सिस्टम आपका, डीलें आप करें, सब कुछ आप करें, हुकूमत आपकी, हमने मरना है। लिहाजा उन अपीलों को कभी भी मेरिट के ऊपर अदालतों में लड़ाई नहीं किया, ना फाइल की गई। जब केस की अपील का वक्त आता है, इनकी हुकूमत आ जाती है। और ये एक पैटर्न आपको मिलेगा नवाज शरीफ के केसेस में भी, जरदारी साहब के केसेस में, जहां पर गवाह भी गायब होते हैं, विटनेसेस को हटा दिया जाता है, रिकॉर्ड गायब कर दिया जाता है, रिकॉर्ड को आग लग जाती है, जजेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जजेस छुट्टी पर चले जाते हैं, किसी जनरल के साथ डील हो जाती है, पाकिस्तान को छोड़कर जाने की बात होना शुरू हो जाती है, प्लेटलेस ऊपर नीचे होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने इस सिस्टम से अपने लिए हमेशा जो है रिलीफ हासिल किया है। इमरान खान के लिए रिलीफ मौजूद है। इमरान खान अगर चाहें तो आज जेल से बाहर आएँ, डील कर लें, लेकिन ये डील वाला मामला इमरान खान के यहाँ कबूलियत जो है इस डील वाले मामले को नहीं है। इसलिए इमरान खान पिछले तकरीबन कोई 870-80 दिनों से जेल के अंदर हैं और वो मजीद जेल में उस वक्त तक रहेंगे जब तक निज़ाम को टक्कर नहीं दी जाती। तो अलीमा खान की जो बात कर रही हैं, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है और इसके अलावा कोई हल नहीं है। वो जो लोग कहते थे ना कि मुज़ाकरात, अलीमा खान ने कभी भी मुज़ाकरात की बात नहीं की। मुज़ाकरात किसी भी चीज़ का हल नहीं है जब तक स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो आपके एक्सेप्टेंस को तस्लीम नहीं करते। यहाँ पर तो सर एक्सेप्टेंस की तो दूर की बात है, आपको जीटी रोड के ज़रिए आने की इजाज़त नहीं है। आज जो लाहौर के मनाजिर है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अचकज़ई साहब जी लाहौर पहुँचे हैं। आपने देखा कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और अचकज़ई साहब के साथ क्या कुछ हुआ। जीटी रोड के ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर को सर टारगेट किया गया है। जहाँ पे भी तहरीक इंसाफ की क़यादत नज़र आती है, आप उसको उठाकर मारते हैं, घसीटते हैं, गाड़ियों में डालते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़े। नकाब पोशों ने सब कुछ किया। वो क्यों हो रहा था कि वो नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खुलकर सियासत करे, खुलकर पाकिस्तान की आवाम के साथ ये मोबिलाइजेशन वाली तहरीक जो चलाए। दोस्तों, जो कुछ कराची में हुआ है इसके बाद एक ख़तरे की घंटी जो है बज चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया सियासत थी, या जो मर्जी आप इसे नाम दें, लेकिन उन्होंने सिंध के दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खोले हैं। और ये पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को, ये पैगाम है पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत को, उन लोगों को जो पंजाब में इनको हिस्सा नहीं देते और मरकज़ में इनकी हुकूमत बनाने के खिलाफ हैं या 18वीं तरमीम के पीछे पड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त फुल सियासत कर रही है, लेकिन इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से उठाना चाहिए और आप पीछे ना हटें। आपने हमारी बात तस्लीम की, मानी और जलसे की इजाज़त भी आपको मिल गई। ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली थी और इसके ऊपर अब आपने कैपिटलाइज करना है। लाहौर की सर खबरें भी आपके साथ शेयर कर दूं। जो अपोजिशन लीडर्स थे वो लाहौर की सड़कों पर हमें निकलते हुए अपनी क़यादत के साथ, बाकी MPs के साथ नज़र आए और उन्होंने पंजाब असम्बली से माल रोड तक जो है वो एहतजाज किया, एक वॉक की है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, आलिया हमजा साहिबा से मेरी मुतादिद दफ़ा बात हुई कि आप कम अज़ कम हफ्ते में 1-2 मरतबा पंजाब असम्बली से हाई कोर्ट की तरफ जो है वो पैदल मार्च कर सकते हैं या इसी तरह वाइस वर्सा।
اور وکلا کو انصاف لائرز فورم کو ایکٹیو کریں. یہ فورم اگر ایکٹیو ہوا تو پولیس بھی 10,000 بار سوچتی ہے وکلا کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے. تو لہٰذا اگر یہ ایکٹیو ہو گئے, آپ کے ساتھ مزید لوگ آ جاتے ہیں, کچھ اور لوگوں کو آپ شامل کر کے کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ واک کرنے میں اور مال روڈ سے ہائی کورٹ آنے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو یقیناً یہ بھی ایک پریشر بلٹ اپ ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو کمروں میں بند کر دیا, یہ ان کو پیغام جائے گا, حماد اظہر جیسے لوگوں کو پیغام جائے گا. وہ لوگ جو ان کرسیوں پر بیٹھے رہے, جو پنجاب کی قیادت کے اندر مسلسل دھوکہ دیتے رہے, غائب ہو گئے, پوری پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے برباد ایک طرح سے کر دیا نا. اگر یہ لوگ کبھی ان میں لیڈرشپ والی کوالٹیز ہوتی تو یہ کبھی بھاگتے نہ. یہ عمران خان کے سائے کے نیچے آ کر نا لیڈر بن گئے, کوئی ایم این اے بن گیا, کوئی ایم پی اے بن گیا. سر ان کی اپنی کوئی انڈیویجول حیثیت یا کیپیسٹی تو نہیں تھی, اور اگر ان میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی ان کے اندر موجود تو یقیناً وہ پاکستان میں عمران خان کو ریپلیس کر جاتی, لیکن ایسا نہیں ہے. ان لوگوں نے صرف اس جماعت کو بطور ایک پلیٹ فارم استعمال کیا. پلیٹ فارم پہ سر گاڑی جو تھی وہ نکل چکی ہے, اور اب جو لوگ احتجاج کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اچکزئی نون لیگ کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گی اور کبھی بھی ان کو گھسیٹا نہیں جائے گا. تو اچکزئی صاحب کو ایک طرح سے پروٹوکول مل رہا ہے, پولیس والے وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو روکا نہیں جاتا. لیکن اچکزئی صاحب نے اسٹریٹ موبلائزیشن کا آغاز کر دیا. انصاف لائرز فورم کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے احتجاج جو ہے وہ شروع ہوا, آپ دیکھیں یہ ویڈیوز آپ کے سامنے سے چل بھی رہی ہیں, جن میں مال روڈ کے اوپر اور پھر اس کے بعد اسٹریٹ موبلائزیشن آپ کو پنجوتا بردرز میں سے ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, اچکزئی صاحب سڑکوں پر ہیں, اور یہ سارا علاقہ جو ہے ہائی کورٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے, فین روڈ ہے. لیکن یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ وکلا نے سڑکوں پر آ کر اس یہ جو ایک کیفیت تھی نا کہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے لاہور کے اندر پنجاب میں, آپ نے اس کو توڑا ہے, ٹکر دی ہے, اور یہی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اب آپ نے اس مومنٹم کو جی جو سہیل افریدی نے لاہور سے اس کا آغاز کیا, اچکزئی صاحب اب لیڈ کر رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس مومنٹم کو توڑنا نہیں ہے اور تحریک انصاف کو اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہوگا, اور یہیں سے جو ہے وہ راستے آپ کے لیے نکلیں گے. یہ جو مزاحمت کا ماحول بن چکا ہے, یہیں سے یہ جو مذاکرات والا راستہ ہے, مفاہمت کا راستہ ہے, یہ نکلے گا, اور آپ اب کامیاب ہوں گے اگر آپ نے یہ مومنٹم جو جاری رکھا. گرفتاریاں ہوں گی, پکڑا جائے گا لوگوں کو اور گرفتار کر کے مارا بھی جائے گا, کیسز بھی بنیں گے. لیکن ایک انقلاب, ایک تبدیلی پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سڑک پہ نکلنا ہوگا, موبلائزیشن کا حصہ بننا ہوگا. کینسر کو جسم سے نکالنے کے لیے سر پہلے آپریشن تو کرنا پڑتا ہے نا, اور اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے, بہت سارے پروسیس ہے. لیکن اگر آپ نے اس کینسر کو, جو بھی ٹرمینل کینسر نہیں بنا, ابتدائی سٹیج پہ ہے, اگر آپ نے پکڑنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ پھر اس پروسیس سے گزرنا ہوگا. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ بلوچستان سے جی عوام کی ایک بڑی تعداد نکلی ہے, اور بلوچستان میں بھی اس وقت اسٹریٹ موبلائزیشن ہو رہی ہے, اور لوگوں کا عمران خان کے لیے نکلنا اور بلوچستان میں اسٹریٹ موبلائزیشن کا حصہ بننا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بلوچستان ہمیشہ جی یہ نگلیکٹ رہتا ہے سیاست کے اعتبار سے بھی. یہاں پر جمہوریت بھی آپ کو نظر نہیں آتی. ہمیشہ سے قبائل کا یہاں پہ راج رہا, وڈیروں کا راج ہے, سرداروں کا راج ہے, جنہوں نے نہ صرف لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا, یہاں کی معدنیات کو بھی کنٹرول کیا, اور کچھ طاقتوروں کے ساتھ مل کر یہاں کے حالات جو ہیں وہ اپنے ہمیشہ کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور اس صوبے کے اندر تبدیلی آنا بہت ہی ضروری ہے. بلوچستان سر اگر ترقی کرے گا تو اس کا اثر پورے پاکستان پہ پڑے گا. جس دن بلوچستان ترقی کر گیا نا, اس دن اس ملک کے اندر کسی بھی طاقتور کی حکومت نہیں بنے گی, یاد رکھے گا. جمہوریت دیکھنی ہے تو بلوچستان تو آپ نے کے پی کے میں دیکھنی ہے, اور اگر آپ نے ترقی کا راستہ آپ کو چاہیے تو آپ بلوچستان میں ترقی شروع کر دیں, وہاں کے حالات ٹھیک کرنا شروع کر دیں, تو ملک کے اندر ترقی آپ کو نظر آئے گی. جس دن بلوچستان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے اس دن پاکستان بدل جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان کے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ کچھ لوگوں کی حکومت ہے, اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, اور باقاعدہ دن کی روشنی میں لوگ وہاں پہ جا نہیں سکتے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ حالات کو بدلنا نہیں چاہتے, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو خود تو مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں لیکن وہاں کی عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. دوستوں میں آپ کو بلوچستان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جی, اور سٹوری یہ تھی کہ سولر کڈز آف پاکستان, سورج سے چلنے والے بچے, سورج کی روشنی سے وہ سارا دن جو ایکٹیو رہتے ہیں, جس طرح سورج غروب ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے جینز کے اندر کچھ ایسے سمٹمز تھے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی تھی. اس کی میڈیکل ٹرمز تو کچھ اور ہیں, لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے سورج کا جو ایک ایلیمنٹ تھا اس کے اندر ڈالا. وہ دنیا بھر میں وہ سٹوری جو ہے بہت زیادہ مقبول ہوئی, ملینز آف ویوز ہیں جی. آج بھی یوٹیوب کے اوپر وہ ڈاکومنٹری موجود ہے. بی بی سی نے اس کے اوپر کام کیا, سی این این نے کام کیا,
मेरी इस स्टोरी के ऊपर इंडिया में इसके ऊपर बहुत सारा जो है उस रिपोर्ट का हिस्सा बना। दुनिया टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर यहाँ पर चैनल 5 जो बरतानिया का है उसके ऊपर भी इस डॉक्यूमेंट्री को नशर किया गया। वो अभी भी मौजूद है। लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी, जो बच्चे जिनका ताल्लुक कोयटा से था, मैंने उनसे पूछा, कोयटा के पास एक जगह थी, वहाँ से वो बिलोंग करते थे, कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? तो मुझे एक बच्चे ने कहा जी कि मैं मौलवी बनूंगा। तो मौलवी बनना कोई बुरी बात नहीं है, दीन की तालीम हासिल करना और इसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना, इस्लामी तालीमात, कोई बुरी बात नहीं, हर शख्स को करनी चाहिए, अपना ताल्लुक दीन के साथ जोड़ें। लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा ना कि बेटा डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, तो उनको इन अल्फाज के बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर मैंने उससे सवाल किया कि आप जो प्रेसिडेंट को मिलने जा रहे हैं, तो आप, चूँकि वो ऐवान सदर जा रहे थे और उसका बंदोबस्त हमने करवाया था कोयटा से, उनको ऐवान सदर भिजवाया गया ताकि वहाँ पे जाके मिलें। तो उन्होंने कहा जी कि सदर क्या होता है, उनको सदर का भी नहीं पता था। मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म बनोगे? उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म किस बला का नाम है, उन्हें इस बारे में भी नहीं पता था। और जहाज़ में मेरा ख्याल है कि उनकी फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई। तो उन बच्चों को कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो तालीम आपने अपने बच्चों को नहीं दी और ना ही आप ये समझते हैं। जो माइंड सेट है ना वो बलूचिस्तान का, वो आज भी तब्दील नहीं होता। अनफॉर्चुनेट है। जिस दिन बलूचिस्तान तरक्की करेगा सर, पूरा पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, हालात यहाँ के बदल जाएंगे। तो आपने तरक्की के मामले में बलूचिस्तान पे नज़र रखनी है और जमहूरियत के मामले पे आपने KPK की तरफ देखना है। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।